हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज हंट। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग फिर ज्योग्राफी के टॉपिक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टर्म में हमने कंप्लीट किया था द ग्रेट हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स और डेजर्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड ग्रुप और कोस्टल प्लेन्स के बारे में। भले ही हम इन फिजिकल फीचर्स को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो फिजिकल फीचर्स हैं ये मिल करके इंडिया को एक एमिनेंट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो हमारा हिमालयाज है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द सोर्स ऑफ द ग्रेनरीज। कोस्टल प्लेन्स और अगर हम कह सकते हैं आइलैंड ग्रुप्स की बात करें तो ये पोर्ट और फिशिंग के लिए बेहतर है। और जो हमारा प्लेट्यू रीजन है या फिर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एरियाज फॉर द मिनरल रिसोर्सेज। तो चलिए फिर बिना देर किए हम अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लैरिफाई किया है द ग्रेट हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स और डेजर्ट एरिया। अब इस पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप। तो चलिए फिर एक एक करके पहले पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू से। अगर पेनिनसुलर प्लेट्यूज की हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विंध्यन रेंजेस मौजूद हैं, विंध्यन की पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स यानी कि नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में बांटती हैं। इसके बाद यहीं पर आपको मिलेगा कि मालवा का पठार, जो जैसे ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एक तरह से कह सकते हैं ना पेनिनसुलर प्लेट्यू के की टर्म्स हैं। तो मालवा का पठार आपको दिखेगा। मालवा का जो प्लेट्यू है ये मौजूद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ये आप लोग याद रखिए, प्रेजेंट है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और इट इज़ मेड अप ऑफ वॉल्केनो, मतलब कि जो वॉल्केनो कभी हुआ रहा पहले के समय में, उससे ये निर्मित है। जिसकी वजह से एक चीज़ और आपको बताते हुए चले कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और उसी के कारण ये कह सकते हैं ओल्डेस्ट लैंड मास है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है। और साथ ही साथ काफ़ी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हिस्सा भी ये मतलब है। और इसी के कारण यहाँ पे मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे ऐसे प्रमाण दिखेंगे जिससे मतलब कि ये प्रूव भी होता है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है। फिर अगर आगे चलते हैं तो फिर हमको दिखेगा दक्कन का पठार, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, यहाँ पर दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौजूद है, जो कि वॉल्केनो से ही बना हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। अगला अगर हम इसमें देखें तो हमको दिखेगा कह सकते हैं कि सतपुरा रेंजेस। आप यहाँ पर देखिए जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी नदियों के बीच का जो एरिया है यही है सतपुरा की पहाड़ियाँ, सतपुरा रेंजेस या फिर आप लोग कह सकते हैं। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, सतपुरा रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है धूपगढ़ी, उसका नाम है धूपगढ़ी। फिर हम लोग सतपुरा रेंजेस की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो मैकाले की पहाड़ियाँ, मैकाले की पहाड़ियाँ भी इन्हीं क्षेत्रों में मौजूद हैं, ये जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौजूद हैं। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। मैकाले की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक वो क्षेत्र जहाँ से नर्मदा नदी जो है निकलती है। ये हो गई मैकाले की पहाड़ी। अब अगर हम इसके बारे में मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में और ज़्यादा मतलब बात करें तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट है, कह सकते हैं, छोटा नागपुर का पठार, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आप लोगों ने मतलब बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, छोटा नागपुर का प्लेट्यू, जो कि यहाँ कह सकते हैं कि झारखंड में, झारखंड के क्षेत्रों में मौजूद है, झारखंड के क्षेत्रों में मौजूद है। और कहा जाता है कि मतलब कहा क्या जाता है, ये है ही कि ये मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से इसको इंडिया का रूट कहते हैं, रूट ऑफ इंडिया कहते हैं छोटा नागपुर के प्लेट्यू को। और इसमें एक चीज़ और आपको बताते हुए चले कि जो यहाँ पर मेघालय का जो पठार है, ये आप ऐसे यहाँ से क्लियर करिएगा, यहाँ पे जो मेघालय का जो पठार है वो भी पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज भी ऐसे लोग हो जाते हैं कि जो मेघालय का प्लेट्यू है ये हिमालयाज का हिस्सा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो मेघालय का जो प्लेट्यू है वो पेनिनसुलर इंडिया का ही हिस्सा है। और आपको यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया इस तरह की मतलब पहाड़ियाँ मिलेंगी, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मिलेंगी। और साथ ही साथ इन्हीं नाम के
ट्राइबल पीपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई बात पेनिनसुलर प्लेट्यू की। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब कोई भी चीज़ आप लोग और ऐड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि इट इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स है, या फिर ओल्डेस्ट लैंड मासेस है, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ अरावली रेंजेस है। अरावली रेंजेस को भी कहा जाता है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जियोलॉजिकल फीचर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और ये गुरु शिखर स्थित कहाँ पर है? माउंट आबू। माउंट आबू बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा इसका। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू में देख सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ें आप एकदम सबसे पहले मतलब एकदम कह सकते हैं ना, फिंगर पे काउंट करके रखिए। तो जैसे कि मालवा प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, सतपुरा रेंजेस हो गई, मैकाले की पहाड़ियाँ हो गई, या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, या फिर मेघालय प्लेट्यू हो गया। तो ये एक ओवरऑल व्यू हो जाएगा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट फिजिकल फीचर हम डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो कि कह सकते हैं कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी मशहूर वैसे भी है, लेकिन यहाँ पे हम अगर इसके फिजिकल फीचर की बात करें तो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है सिर्फ पेनिनसुलर का हिस्सा, जहाँ पर हमको कोस्टल प्लेन समझना है। तो इजी हो इस वजह से सिर्फ हम लोगों ने इतना ही हिस्सा यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और ये जो हिस्सा यहाँ से आता है ये है हमारा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट ईस्ट है, एकदम जाहिर सी बात है वेस्टर्न घाट। अब इसमें हम आगे देखें, इस तरफ है मौजूद बे ऑफ बंगाल, आप जानते ही हैं, पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, और इस तरफ मौजूद है अरब सागर। अब इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो जो वेस्टर्न घाट है इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर तक ये विस्तृत एरिया है। और इतना ही नहीं, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर क्योंकि बारिश अधिक होती है, इस वजह से यहाँ पर मतलब बायोडाइवर्सिटी भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट में एक चीज़ और आपको बता दें, वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्ट हिस्सा है वहाँ पर बारिश अधिक होती है, लेकिन इसी वेस्टर्न घाट के जो ईस्ट तरफ का हिस्सा है वहाँ पर बारिश कम होती है, जिसको हम रेन शैडो एरिया के नाम से जानते हैं। और बारिश क्यों कम होती है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग मतलब कि कह सकते हैं कि एक तरह से आगे ज्योग्राफिकल टर्म्स की डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे। तो आप इतना ही जानिए इधर इस समय कि जो वेस्टर्न घाट्स का ईस्ट हिस्सा है उसको हम रेन शैडो एरिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए फिर हम इसमें डिस्कस करें अगर इसके फीचर्स की बात, तो जो वेस्टर्न घाट्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो 3 पार्ट्स क्या क्या है? गुजरात से जो गोवा का एरिया है, गुजरात से गोवा का जो एरिया है, गुजरात टू गोवा, ये आप ऐसे याद रखिए, गुजरात से जो गोवा का एरिया है उसको हम कहते हैं कोंकण, ये हो गया कोंकण। फिर गोवा से जो हमारा मैंगलुरु का एरिया है, गोवा से मैंगलुरु जो कि कर्नाटक का हिस्सा है, मैंगलुरु का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन, या कभी कभी इसको आप केनरा प्लेन के भी नाम से इसको सुनेंगे, तो इसको हम कहते हैं कि कन्नड़ प्लेन। और मैंगलुरु से लेकर के जो बिल्कुल लास्ट में तमिलनाडु का जो एरिया है, यहाँ तक कन्याकुमारी कह सकते हैं, कन्याकुमारी के रण तक का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं, कह सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मालाबार कोस्ट। ये हो गया हमारा मालाबार कोस्ट। तो जो वेस्टर्न हमारा वेस्टर्न कह सकते हैं कि जो ये हिस्सा है ये हमारा 3 भाग में डिवाइडेड है, गुजरात टू गोवा कोंकण में, गोवा टू मैंगलुरु कन्नड़ प्लेन, और मैंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट। और इसी तरह से हमारा जो ईस्टर्न घाट है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ईस्टर्न घाट जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक, कृष्णा नदी के जो मुहाने तक हम अगर इसको देखें तो इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट का मिटाकर ईस्टर्न घाट्स का लिख दे पार्ट्स, इसको आप एकदम याद रखिएगा, एक बार 2 बार आप लोग देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ईस्टर्न घाट का पार्ट्स लिखें तो जो हमारा कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक अगर हम बात करें तो उस एरिया को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये वाला जो हिस्सा है ये कोरोमंडल कोस्ट। इसके बाद अगर हम कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक की बात करें,
यहाँ पर गोदावरी नदी तक का जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं गोलकुंडा, इसको हम लोग गोलकुंडा के नाम से जानते हैं। और गोदावरी से लेकर यहाँ गोदावरी से लेकर के जो यहाँ पर लास्ट मतलब कि छोर मौजूद है यहाँ तक के एरिया को हम नॉर्दर्न सरकार, ये इस एरिया को हम लोग उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया इसके पार्ट्स, ईस्टर्न और कह सकते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताते हुए चले कि जो वेस्टर्न घाट है इसकी ऊंचाई अधिक है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। इसी वजह से होता है क्या कि जब भी बारिश होती है यहाँ पर तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, नदियाँ रिवर्स हम लोग ड्रेनेज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो लोग उनका जो फ्लो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। फ्लो उनका वेस्ट टू ईस्ट होता है क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है। एक एक्सेप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, वो हमेशा पूछा भी जाता है और वो चीज़ मतलब हाईलाइटेड है तो आपको याद करने के लिए भी है कि नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी उनका फ्लो है ईस्ट टू वेस्ट। अब क्यों फ्लो उनका ईस्ट टू वेस्ट है? क्योंकि नर्मदा और तापी ये जो नदियाँ हैं ये भ्रंश में बहती हैं, यानी कि फॉल्ट में बहती हैं, जिसका कारण है कि उनका फ्लो जो है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, ना कि वेस्ट टू ईस्ट। तो ये तो बात हो गई हमारी कुछ कह सकते हैं बेसिक चीज़ों की बात हो गई। अगर हम इसमें और भी चीज़ें अगर देखें, इंक्लूड करें, तो जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट मिलता है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस एरिया में मिलता है उसको हम लोग कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइएगा कि इसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्यों कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियों में जो सबसे यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे एक ऊंची चोटी मौजूद है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डोडा बेटा नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, जो कि साउथ इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। इसके बाद इसी नीलगिरी के दक्षिण में यानी नीलगिरी के साउथ में आती है अन्नामलाई हिल्स। यहाँ पर ये अन्नामलाई हिल्स के नाम से ये फेमस है। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी अनैमुड़ी या फिर अनाईमुड़ी के नाम से, जो भी आप लोग पढ़ते हो वो हम लोग अन्नेमुड़ी कहते हैं इसको। ये यहाँ की ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नेमुड़ी, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2696 मीटर। साउथ इंडिया की ये सबसे ऊंची चोटी है, यानी कह सकते हैं कि हाईएस्ट पीक अगर साउथ इंडिया की कौन सी है तो अन्नामुड़ी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई में स्थित है। तो ये हो गई बात हमारी कोस्टल प्लेन्स की। नेक्स्ट फीचर है हमारा आइलैंड ग्रुप। अब आइलैंड ग्रुप में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरब सागर। भारत में टोटल 247 द्वीप है, यानी कि 247 आइलैंड्स हैं, और उन 247 आइलैंड में 43 हैं अरब सागर में, और 204 द्वीप मौजूद हैं बे ऑफ बंगाल में। और उन्हीं में से एक है यहाँ पर मौजूद जो है कि लक्षद्वीप आइलैंड, इसको लक्षद्वीप कहते हैं। पहले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, लक्षद्वीप। और दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और अगर हम यहाँ के इसके बारे में और भी कुछ बात करें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, इसको हम सैडल पीक के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम इसमें अगर और कुछ देखें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर ज्वालामुखी मतलब प्रेजेंट है। जो 2 ज्वालामुखी प्रेजेंट है, पहला है बैरन ज्वालामुखी, जो कि एक्टिव इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है ना, एक्टिव वॉल्केनो है। और दूसरा ज्वालामुखी है नारकोंडम, जो कि कह सकते हैं कि प्रसुप्त जो ज्वालामुखी होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये चीज़ें हो गई हमारे आइलैंड ग्रुप की बात। और आइलैंड ग्रुप में आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, कुछ मेन जो फीचर्स हैं
जैसे कि जो अरब सागर में कौन सा आइलैंड ग्रुप है, बे ऑफ बंगाल में क्या है, इनका टोटल नंबर क्या है। ये जो नंबर है आपको कभी कभी 247 या 248 भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में डिस्कस करनी थी। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए, और अगर इसको आप लोग 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा। थैंक यू।